हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 22 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई थी, एक पिटीशन गई थी एंड पिटीशन इज अबाउट कि फार्मर्स जो है वो बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आम जनता को परेशानी होती है। रीजन बीइंग क्योंकि जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत सारे रोड्स को वो ब्लॉक करते हैं। ओके, अब इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम बार बार जजमेंट नहीं दे सकते, फाइंडिंग्स नहीं दे सकते सेम पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक सिमिलर केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग दे चुकी है और वो केस था शाहीन बाग वाला केस। व्हाट हैपन, जब 2019 में सीए एनआरसी जब आया था तो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होने लगा था, स्पेशली माइनॉरिटी रिलीजन के लोग, मुस्लिम रिलीजन के लोग और कुछ बेसिकली लेफ्ट विंग के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे दिल्ली में शाहीन बाग में। तो व्हाट, एक पिटीशन फाइल हुई कि जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पब्लिक प्लेस है और पब्लिक आम जनता को परेशानी होती है शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्टर्स। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट राइट टू प्रोटेस्ट शुड नॉट हैम्पर द राइट टू मूवमेंट ऑफ द पब्लिक। मतलब आपके राइट टू प्रोटेस्ट से किसी दूसरे पर्सन के राइट टू मूवमेंट हैम्पर नहीं होना चाहिए, और उस केस में शाहीन बाग को खाली करवा दिया गया था। सो अब हम बात करें थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हाँ, राइट टू प्रोटेस्ट द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सेज राइट टू असेंबल। तो राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स मींस यू कैन असेंबल विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स का मतलब होता है कि एक नॉर्मल पब्लिक की दिमाग में डेंजर या फियर, एक फियर क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आप असेंबल हो सकते हो, असेंबल हो रहे हो तो मतलब आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स आर्टिकल 19(1) बी। लेकिन क्वेश्चन उठता है, जब राइट टू असेंबल दे रखा है तो भाई फार्मर्स तो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रखते हैं। नहीं, बट देयर इज अ टर्म विच सेज कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्टेड टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो सारे फंडामेंटल राइट्स पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो वैसे ही आप पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट फॉर अ रीजनेबल पीरियड। आप पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट करिए, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग वाले केस में बोला था कि भैया राइट टू मूवमेंट ऑफ द पब्लिक हैम्पर नहीं होना चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर। सो कल इंडिया ने 100 करोड़ कोविड 19 के वैक्सीन डोजेस को क्रॉस कर लिया है, तो एक माइलस्टोन बेसिकली कर्व कर लिया। तो दैट्स व्हाट पीएम कॉन्ग्रेचुलेट्स द हेल्थ वर्कर्स फॉर अचीविंग द 100 करोड़ कोविड 19 वैक्सीन डोजेस माइलस्टोन। ओके, सो 100 करोड़ हमने वैक्सीन दे दी है और हम लोग सेकेंड कंट्री बन चुके हैं टू गिव 100 करोड़ वैक्सीन। या हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर किसी कंट्री में लगी है तो वो चाइना है। चाइना के बाद इंडिया आता है, क्योंकि चाइना ने अभी तक 2.2 बिलियन लोगों को वैक्सीन दे दिया और हमने सिर्फ अभी 1 बिलियन क्रॉस किया है। मूविंग फर्दर, तो इट्स कंफर्म कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्लाइमेट मीट मतलब COP26 जो होने वाला है, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस कौन सी कॉन्फ्रेंस नंबर है 26। तो 26 इज नॉट अ ईयर, है ना, द नंबर ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज 26। उसको लेकर ग्लासगो मीटिंग होगी और ग्लासगो में कंफर्म हो चुका है कि प्रधानमंत्री हमारे जो है वो अटेंड करेंगे क्लाइमेट मीट को। अब उसके साथ साथ इंडिया में यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के डेलीगेशन भी आए हैं टू डिस्कस दी इंडियाज क्लाइमेट गोल्स। अब क्यों करना है क्लाइमेट गोल को डिस्कस करना, रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारी नेशंस ने बोल दिया है कि बहुत सारे नेशंस ने क्या किया, अपने क्लाइमेट गोल्स को फिर से क्या किया, बेसिकली उन्होंने चेंज किया है, अपडेट किया है। लेकिन इंडिया नेशन जो है उसने अभी तक अपडेट नहीं किया क्लाइमेट गोल्स को लेकर। तो उसी चीज को लेकर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डेलीगेशन आए हैं कि इंडिया अपने क्लाइमेट गोल को लेकर अपडेट करता रहे, क्लाइमेट गोल को लेकर अपडेट करता रहे। और सेकंड थिंग इज, उन्होंने सेकंड थिंग और कि इंडिया ने अभी तक डेडलाइन मतलब डेट नहीं बताई है, ईयर नहीं बताया है, कोई डेडलाइन फिक्स नहीं करी है कि हम लोग इस डेडलाइन तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेंगे। इंडिया ने वो नहीं किया। तो इन दोनों चीजों को फुलफिल करने के लिए बिफोर दी मीटिंग अगर हो जाए तो अच्छा है। इसी के चलते यूरोपियन यूनियन, यूएस और यूके के डेलीगेशन आए हैं इंडिया में विजिट करने के लिए टू चेंज द यूएस या इंडिया क्लाइमेट गोल। मूविंग फर्दर,
सो नीट में सबसे बड़ा इशू था ईडब्ल्यूएस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि भैया आप 8 लाख रुपीस की जो इनकम आप बता रहे हो, तो वो 8 लाख रुपए का मतलब क्या है, कौन से सोर्स क्या है, आपने उसको क्लैरिफाई नहीं कर रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले पूछा था, और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था, भैया रिप्लाई करिए ना, एफिडेविट बताइए कि 8 लाख वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका उसका मतलब क्या है, आप 8 लाख कैसे कैलकुलेट करोगे। उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब एफिडेविट सबमिट नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर गवर्नमेंट को बोला कि आप 8 लाख वाले स्लैब को फिर से रिविजिट करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि हमारे पास भी पावर है और हम भी जो 8 लाख वाला जो फिगर है उसको चेंज कर सकते हैं और उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मूविंग फर्दर, सो एक्ट ऑन इलीगल कंस्ट्रक्शन काजीरंगा, तो वही बताया। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क समझ के रखना कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहां पर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल का बॉर्डर भी लगता है उससे। ओके, अरुणाचल प्रदेश का ये बॉर्डर लगता है। एंड वन मोर थिंग, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बेसिकली वन हॉर्न राइनोस। ठीक है, वन हॉर्न राइनोस के लिए बहुत ज्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। मूविंग फर्दर, सो सिटी की न्यूज हमें नहीं पढ़नी है, वील मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि मोहम्मद अशरफ जो कि स्लीपर सेल है, दिल्ली में रह रहे थे बहुत सालों से, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। सो हुआ क्या, पुलिस जब इंटेरोगेशन कर रही थी तो वो इंटेरोगेशन में पुलिस का साथ नहीं दे रहे थे, वो रिप्लाई सही ढंग से नहीं कर रहे थे। तो व्हाट दिल्ली पुलिस डिड, दिल्ली पुलिस कल कोर्ट अप्रोच करी और वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए परमिशन मांग रही थी, और दिल्ली कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए परमिशन दे दी है टू दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए परमिशन दे दी है टू दिल्ली पुलिस ऑन द पाकिस्तानी टेरर एक्यूज्ड मोहम्मद अशरफ। ठीक है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, बेसिकली लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है उसी को हम पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं। और हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट का जो बेसिकली जो भी रिजल्ट आता है, इट्स नॉट एडमिसेबल इन द कोर्ट। ठीक है, तो बहुत लोअर लेवल का एविडेंस माना जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिक है और साइंस को चेंज किया जा सकता है, साइंस को हम लोग बेसिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो जो पॉलीग्राफ टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है, इट्स नॉट एडमिसेबल इन कोर्ट, एक अच्छा एविडेंस नहीं माना जाता वो। मूविंग फर्दर, सो योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ ने कल अनाउंस किया, उन्होंने बताया कि जब से हमारी यूपी में गवर्नमेंट बनी है, यूपी गवर्नमेंट बनी है 2017 में, 2017 से 151 क्रिमिनल्स को एनकाउंटर में मार दिया गया। उन्होंने पूरी रिपोर्ट बताई कि इतने पुलिस ऑफिसर इंजर्ड भी हुए, इतने पुलिस ऑफिसर की डेथ भी हुई, इतने क्रिमिनल्स भी इंजर्ड हुए, इतने क्रिमिनल एक्टिविटीज इतने लोगों को एलिमिनेट भी किया गया। सो योगी जी ने यह बताया है कि जो यूपी है और हमारी गवर्नमेंट है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दिखा रही है टुवर्ड्स द क्राइम, टुवर्ड्स द क्रिमिनल्स। दैट्स व्हाट यूपी चीफ मिनिस्टर सेड। Moving further, so it's about UK India joint military exercises to keep peace and stability. So what happened, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम CSG, इट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो कि बेसिकली रहेगा 2-3 साल तक रहेगा, और यूनाइटेड किंगडम बहुत सारे नेशंस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। और अभी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर वो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ, जो लीड कर रहा है इस मिशन को, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को। और बहुत नेशन के साथ करेगा, मतलब साउथ कोरिया के साथ भी करेगा ये, सिंगापुर के साथ भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, अभी इंडिया के साथ होने वाली है। तो वही चीज बताई गई। तो ये जो मिशन है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, इट्स कोंकण शक्ति। तो कोंकण शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। और इसमें जो फेमस चीज है वो क्या है, इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, अब वही चीज बताई गई कि जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये क्यों कराया जा रहा है, तो बेसिकली मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना है, उसके साथ साथ कल्चरल टाइज जो है इंडिया और यूएस के वो भी स्ट्रांग होंगे, और वर्ल्ड में एक मैसेज आएगा कि वी बोथ आर डेमोक्रेटिक नेशन एंड वर्किंग टुवर्ड्स दी डेमोक्रेसी एंड पीस एंड स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाट द रिप्लाई केम फ्रॉम दिस जॉइंट एक्सरसाइज। ओके, मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेक्स्ट स्टेट पेज ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री, इसको अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन इज स्क्वेयरिंग ऑफ अगेन इन द हिमालय हाइट्स, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज द पुअर कंडीशंस ऑफ प्रोटेक्टर्स, इसको अपन पढ़ने वाले हैं।
Okay, so we'll first move to the first editorial, that's about the scripting history. So it's the editorial is written on achieving the 100 million doses जो हमारे हेल्थ वर्कर्स ने किया उसको लेकर है। अब बताया गया, अब कुछ कुछ चीजें इसमें नई चीजें वो अपन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट हैपन, तो रिसेंटली ऑन थर्सडे इंडिया हैज scripted a history, India has created a history by achieving 1 million doses mark, by crossing the 1 million doses mark, or we can say that 100 crore doses mark. ओके और ये चीज हमने 9 मंथ के अंदर ही अचीव कर लिया। लेकिन हम, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ओके और 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, नॉट 12 जनवरी, 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और देखा जाए तो इंडिया में ये पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है इतने बड़े लेवल पर। मतलब हाँ, वैक्सीनेशन ड्राइव रही है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ड्राइव रहा है इंडिया में। पोलियो की वैक्सीन लगी है, आपकी बहुत सारी चीजों की वैक्सीन लगी है, पोलियो तो बहुत फेमस ही रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर। लेकिन एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लगवाना वो सबसे बड़ा मेजर टास्क है, क्योंकि एडल्ट को सबसे पहले समझाना पड़ता है, क्योंकि अब हम सबके पास दिमाग है, अब सबके अपने अपने चॉइसेस हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपना अपना माइंडसेट है। तो अब कई लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि भैया वैक्सीन वैक्सीन अच्छा नहीं है, वैक्सीन खराब है और वैक्सीन से डेथ हो रही है। तो वही तो एडल्ट्स के अंदर ये बहुत सारी चीजें आती है। तो देखो एडल्ट्स के बेनिफिट भी हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन नेगेटिव सेंस भी है, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन लगवाना आसान काम है। क्योंकि बच्चों को वैक्सीन लगाना आसान काम इसी वजह से क्योंकि उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अब बच्चों की हेल्थ सब लोग देखना चाहते हैं। बट एडल्ट के साथ क्या है, कुछ लोग इलिटरेट हैं, कुछ लोग अनएजुकेटेड हैं, कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, कुछ लोग के पास टाइम नहीं है क्योंकि वर्किंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो वही चीज तो इंडिया में पहली बार हुआ है, इंडिया ने इतनी मैसिव लेवल पर यूनिवर्सल एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया और देखा जाए सक्सेसफुल भी हो रहा है। और इसकी सक्सेस के पीछे देखा जाए तो दो लोगों का बड़ा हाथ है। और दो लोग कौन, दो कंपनीज। फर्स्ट वन इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन इज भारत बायोटेक। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इवन दो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था तो वो अब द एज ऑफ बेसिकली 45 था, और उस समय भी उन्होंने वैक्सीनेशन की जो बेसिकली स्पीड अप था, वैक्सीनेशन मेकिंग की स्पीड अप थी, उसको जारी रखा। उनको पता था कि भाई इन फ्यूचर सारे इंडियंस को लगने वाला है, तो इसीलिए उस समय डिमांड भी कम थी, लेकिन तब भी उन्होंने वैक्सीनेशन की जो मेकिंग है वो स्पीड अप रखी कि इन फ्यूचर अब द एज ऑफ 18 को तो लगना ही है, तो उनको भी लगाया जाएगा। और दूसरा भारत बायोटेक, तो भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर, इंडियन इंडियन एजेंसी के साथ मिलकर खुद की इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई। और जो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी थी कि इंडिया डिपेंडेंट होगा फॉरेन नेशन के वैक्सीन को लेकर, वो डिपेंडेंसी इंडिया ने कम कर दी और इंडिया खुद डिपेंडेंट हो गया वैक्सीन को लेकर। ओके सो ये दो कंपनीज को बहुत बड़ा शेयर जाता है कि हमने इस मिशन को इतना सक्सेसफुल बनाया और हमने 100 करोड़ डोजेस हमने अचीव कर लिए, फीट क्रॉस कर लिया ऑन द डे ऑफ यस्टरडे। ओके देन आगे यही बताया गया कि अभी तक हम डिस्कस करें तो अभी भी 75% ऑफ द एलिजिबल एडल्ट्स हैं उनको सिंगल डोज लगी है, और 31% ऑफ द एडल्ट्स को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। तो अभी भी जो मिशन था, जो मोदी जी ने बोला था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द 2021 वील कंप्लीट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर ऑल द एडल्ट, सारे एडल्ट्स को हम वैक्सीनेशन दे देंगे, मतलब 2 वैक्सीन के डोजेस हम दे देंगे सारे एडल्ट्स को। ठीक है, लेकिन अभी भी 31% है, लेकिन हाँ वी कैन अचीव इन दीज 2 मंथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डोजेस बहुत ज्यादा है और कमी नहीं है, स्टॉक में रखा हुआ है। और वही हम कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना ने अभी तक 2.2 बिलियन डोजेस एडमिनिस्टर कर दिए हैं और अराउंड 75% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीन दे दी है। ओके तो वही चीज बताई गई कि इंडिया का जो मिशन था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2021 एडल्ट पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर देंगी, उस पर काम करना स्टार्ट करें, उस पर और ज्यादा वर्क करना स्टार्ट करें। और दूसरी बात, वैक्सीन को भी एक्सपोर्ट करना जरूरी है ना, और नेशन को भी एक्सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया ने पहले ही वैक्सीन मैत्री के थ्रू और कोविन पोर्टल के थ्रू बहुत सारे लोगों को बेसिकली कोवैक्स, सॉरी नो नो को नॉट कोविन, कोवैक्स के थ्रू और वैक्सीन मैत्री के थ्रू अपने नेबरहुड और उन कंट्रीज अफ्रीकन नेशंस में वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी कर रही है, और करना जरूरी है। और करना जरूरी इसी वजह से है क्योंकि अगर इंडिया ने अगर फिर से वैक्सीन प्रोग्राम को रोका, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द वैक्सीन को रोका, तो जो इंडिया की क्रेडिबिलिटी है और जो इंडिया की रिलायबिलिटी है अबाउट द वैक्सीन सप्लाईज को लेकर, वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द स्क्वायरिंग ऑफ अगेन इन द हिमालयन हाइट्स। तो ऑथर ने जो
स्टार्ट किया अपना एडिटोरियल, तो उन्होंने बताया कि देखा जाए तो अभी भी पीएलए आर्मी और इंडियन आर्मी को कोई रेस्ट नहीं दिया गया ऑन दी बॉर्डर क्लैश को लेकर। अभी भी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और देखा जाए तो अब सीजन चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है गिरता जा रहा है, लो प्रेशर होता जा रहा है उस रीजन में, स्पेशली इन दी लद्दाख वाला रीजन को थोड़ा सा ऑथर ने ज्यादा बेसिकली ग्रैप्स किया। और देखा जाए तो अभी हम 10 महीने की बात करें, इन दी लास्ट 10 मंथ, तो जो चाइनीज वेस्टर्न थिएटर कमांड में हमने 4 कमांडर को चेंज होते हुए देखा। अब देखा जाए तो लद्दाख इंडिया के ईस्ट में है, बट चाइना के तो वेस्ट में है। तो वो चाइना के, तभी तो चाइनीज वेस्टर्न फ्रंट जो आर्मी फ्रंट दे रखा है, मिलिट्री फ्रंट दे रखा है, उसके अभी तक लास्ट 10 मंथ में 4 कमांडर चेंज हो चुके हैं। अब वो उसका मेन रीजन क्या है कमांडर चेंज करने का? 2 कमांडर तो चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दी हेल्थ रीजन, क्योंकि पीएलए आर्मी देखा जाए तो हिमालय रीजन पे खड़ी हुई है, और वो कभी इस सिचुएशन में रही नहीं। पीएलए आर्मी कभी इस सिचुएशन में रही नहीं, ऐसे कमांडर्स कभी इस सिचुएशन में रही नहीं, जिसके चलते उनकी हेल्थ डिटोरिएट होती जा रही है, और पीएलए आर्मी की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है इंडियन आर्मी को फेस नहीं करना पड़ रहा, बट इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी बेसिकली देखा जाए तो वो थोड़े टफ है एज कंपेरिजन टू द पीएलए आर्मी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ही वैसी, स्ट्रक्चर ही ऐसा है इंडियंस का, और जो चाइनीज होते हैं वो ह्यूमन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते एज कंपेरिजन टू द इंडियंस। सो वही चीज बताई गई, तो उनको ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इंडियंस को भी, इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को भी हो रहे हैं, बट एज कंपेरिजन टू द इंडियन आर्मी पर्सनल्स, पीएलए की आर्मी और पीएलए के कमांडर्स को बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ओके, लेकिन तब भी पीएलए आर्मी जो है वो एग्रेसिव फोकस नहीं हटा रही है इंडिया से, एग्रेसिवनेस लेके चल रही है इंडिया की तरफ से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ओके, और उसका अभी तक कोई भी, उसने ऐसा कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वो क्लैश या जो प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट है ऑन दी बॉर्डर्स, ऑन दी एलएसी, उस चीज को हटाना चाहती हो, ऐसा कभी भी पीएलए आर्मी की तरफ से देखने को नहीं मिला, है ना। और देखा जाए तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो अराउंड, बहुत लंबा बॉर्डर है, वो 3488 किलोमीटर का एलएसी है। और अभी इससे एक इंसिडेंट हुआ इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड के एक रीजन से, जिससे ये प्रूफ हो गया कि पीएलए आर्मी इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और उसको, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि अपने डिप्लॉयमेंट या इशू को रिजॉल्व करना चाहती हो। क्योंकि अभी हुआ क्या इन दी बेसिकली रीजन ऑफ बाराहोती, तो बाराहोती इज इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो वो एक जोन है, वो बाराहोती इज द जोन, डीमिलिटराइज जोन, मतलब डीमिलिटराइज जोन का मतलब आम जनता जा सकती है, बट विथ यूनिफॉर्म, कोई यूनिफॉर्म पर्सनल विजिट नहीं कर सकता, चाहे इंडियन आर्मी का हो, चाहे मिलिट्री, चाहे पीएलए आर्मी का हो। लेकिन पीएलए के आर्मी पर्सनल्स आए, और जहां पर वो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उस डीमिलिटराइज जोन में, बाराहोती वाली रीजन में, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने तोड़ मतोड़ करी, उन्होंने तोड़ा, और जो बेसिकली ट्रीटी साइन हुई थी कि जो डीमिलिटराइज जोन रहेगा बाराहोती, उस चीज को उन्होंने ब्रीच किया, जिससे ये समझ में आता है कि पीएलए आर्मी का जो इंटेंशन है वो ये है कि वो डिप्लॉयमेंट को हटाना नहीं चाहती, और इंडियन मिलिट्री को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है, उसको प्रेशर में रखना चाहती है। ओके, ये चीज बताई गई। अब जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, मतलब यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस ने कहा कि ये चाइनीज ऐसी पॉलिसीज को लेकर क्यों चल रहा है। उन्होंने 2 पॉइंट बताए कि देयर आर 2 मेन रीजंस व्हाई चाइनीज आर मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स इंडिया। पहला जो रीजन है वो ये है, क्योंकि पीएलए का अभी मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो गया है ना। पीएलए एयरफोर्स और पीएलए नेवी जो है का लो हुआ था, लेकिन उनको बूस्टअप करने के लिए उन्होंने ताइवान वाला इशू रेज कर दिया। तो पीएलए एयरफोर्स ने अपना अपना अपनी ताकत बताई ताइवान में, पीएलए नेवी ने अपनी ताकत बताई हांगकांग में और ताइवान में। लेकिन आर्मी की हम बात करें तो आर्मी को भी ताकत दिखाने की जरूरत थी, तो उस वो ताकत वो इंडिया की तरफ दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि बॉर्डर लगता है, पहला। और दूसरा जो रीजन है कि पीएलए, मतलब या चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इंडिया को लेकर, वो इसी वजह से है क्योंकि हमेशा से पीएलए जो है, पीएलए का जो विजन रहा है वो चाइनीज टेरिटरी को एक्सपेंड करने का रहा है ना। चाइनीज टेरिटरी को एक्सपेंड करने का रहा है फ्रॉम द लास्ट 10 to 20, फ्रॉम 10 to 12 years। लेकिन अपने अपने वो लैंड को लेकर, अपने जमीन को लेकर, अपने बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चाइनीज गवर्नमेंट और पीएलए आर्मी। हुआ क्या, 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, और इंडियन आर्मी भूटान के टेरिटरी में गई, जो कि चाइना क्लेम करती है कि वो हमारी टेरिटरी है। उन्होंने वहां जाके, वहां पर गए, वहां पर अपना रीइंफोर्समेंट भेजा, और जिसके चलते चाइना को वो टेरिटरी लॉस झेलना पड़ा, जिससे
जो पीएलए आर्मी है वो चाहती है कि हम इंडिया को लेसन दें और इंडिया को कंट्रोल में रखें, इंडिया को प्रेशर में रखें, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। अब न्यू दिल्ली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? तो देखो, जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जो चाइना की मिलिट्री है वो हमेशा से डिफेंस पॉलिसी अपनाती है पीएलए आर्मी की तरफ, मतलब डिफेंड करती है, कभी अटैक नहीं करा। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जो इंडियन आर्मी है वो बेसिकली मॉडर्न मिलिट्री का यूज करके चाइना के बॉर्डर्स पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और चाइना के साथ बराबरी के साथ खड़ी रही, मतलब पीएलए की आर्मी के साथ बराबरी के साथ खड़ी रही। ओके, नाउ देखा जाए तो अब ऑथर ने ये बताया कि हाँ, इसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन, मतलब आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में इंपैक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अब इंपैक्ट क्यों पड़ा? बहुत सारे रीजन है। इंडिया की इकोनॉमी गिर गई कोविड 19 के समय, डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को पुअर हैंडलिंग करी, जिसके चलते जो गवर्नमेंट है या न्यू दिल्ली गवर्नमेंट है वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ज्यादा रिसोर्स खर्च नहीं कर पा रही, ज्यादा रिसोर्स नहीं दे पा रही। क्योंकि अभी जो खुद इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि अगर इंडिया को टारगेट करना है इन फ्यूचर, अगर वॉर होता है या इंडिया और चाइना क्लैश होता है, तो इंडिया के पास अराउंड 60 फाइटर्स जेट स्क्वाड्रॉन्स होने की जरूरत है बाई दी 2020। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें, अगर हम प्रेजेंट में देखें, तो इंडिया के पास 30 या 30 से भी कम जेट स्क्वाड्रॉन्स है, मतलब जेट फाइटर जेट्स हैं। ओके, वही चीज आर्मी के नेवी चीफ ने भी प्ली किया था कि हमारे पास एक अनदर एयरक्राफ्ट करियर बिल्डअप करिए, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ फंड्स है। तो मॉडर्नाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। अब ये देखा जाए तो इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री में सबसे ज्यादा पुराने बेसिकली विंटेज इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, तो उन विंटेज इक्विपमेंट्स को हटाने की जरूरत है। सेकंड फैक्टर बताया कि सेकंड फैक्टर क्या है जिसके चलते हमारा जो मॉडर्नाइजेशन रुका है या इंडियन मिलिट्री की ग्रोथ रुकी है, वो बताया गया कि कंट्री की फॉरेन पॉलिसी नेबरहुड की तरफ वो बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा से काउंटर पार्ट रहा है ना, और पाकिस्तान को यूएई सपोर्ट भी कर रहा है, आर्म फोर्सेस में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया, जिससे जो मुस्लिम नेशंस है वो इंडिया की तरफ थोड़ा सा उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी दिखाई है, और चाइना और पाकिस्तान की तरफ उन्होंने सॉफ्ट पावर दिखाई है। अब चाइना और पाकिस्तान दोनों आयरन फ्रेंड है ही, और बांग्लादेश में भी अभी माइनॉरिटीज के ऊपर, मतलब हिंदू रीजन के ऊपर अटैक हो रहा है। तो अच्छे रिलेशंस नहीं है इंडिया और नेबरहुड की तरफ, मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपने नेबरहुड की तरफ इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। थर्ड बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड बना था, लेकिन क्वाड की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई बाय द ट्राइलेटर पार्टनरशिप हैज बीन डन बाय द यूएस, यूके एंड तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। उसकी वजह से उसका जो रेलिवेंस था क्वाड का वो कम हो गया, तो इंडो पैसिफिक रीजन में भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। देन फाइनली बताया, एक और रीजन बताया कि एक और रीजन है जिसे इंडिया थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे दिखता है एज कंपैरिजन टू चाइना। वो ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेस ऑन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो देयर इज अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेस सही तरीके से नहीं होता, और एक गलती की वजह से हमें बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी इन दी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर। ये चीज ऑथर ने बताई। देन फिर फाइनली ऑथर ने यही बताया कि आगा अगर हमें देखना है तो इस चीज को हमें दूर करना है, तो एक ही तरीका है कि जो स्टेटस क्वा था बिफोर द क्लैश, वो स्टेटस क्वा फिर से रिवाइव हो जाए। वो जो जैसे पीएलए आर्मी थी बिफोर द क्लैश, बिफोर द मार्च 2020, वही पोजीशन इंडियन आर्मी और पीएलए आर्मी ले ले। ये इंडिया का मेन एजेंडा होना चाहिए। और 2014 में बेसिकली मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक स्पीच में, एक रैली में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि बॉर्डर शूज को लेकर स्टेटमेंट दिया था, इंच टूवर्ड माइल्स, मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके माइल्स को कवर अप कर लेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि चाइना ने इस स्पीच को ज्यादा सीरियसली ले लिया, तो ऑथर थोड़े सार्कास्टिक वे में ये एडिटोरियल लिखा उन्होंने। मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ प्रोटेक्टर्स। तो ये खुद पढ़ना, तो ये बेसिकली डेटा बता रहा है, क्योंकि अच्छा ये लिखा गया एडिटोरियल, सबसे बड़ी बात। तो 21 अक्टूबर वी सेलिब्रेट व्हाट, वी सेलिब्रेट दी पुलिस कमोमरेशन डे, मतलब जितने भी पुलिस ऑफिसर्स मार्टर्स हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी, उनके
उनके रिमेम्बरेंस में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डे सेलिब्रेट जो है वो 1959 से चल रहा है। 1959 से इसलिए चल रहा है क्योंकि चाइना जब अटैक किया था तो 10 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया था, और उसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने 21 अक्टूबर को ऑन दिस डे, इसी दिन ये इंसिडेंट हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस डे हम लोग पुलिस कमेमोरेशन डे बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं, मतलब रिमेंबर करते हैं, नॉट सेलिब्रेट। वी रिमेंबर दी मार्टर्स जो ड्यूटी के समय, पुलिस ड्यूटी के समय उनकी डेथ हो गई। तो पुलिस ड्यूटी का मतलब स्टेट पुलिस सर्विसेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीएएसएफ, ऐसे ये सब, बीएसएफ, आईटीबीपी। और डेट यही बताया गया कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे ज्यादा जवानों की डेथ हुई है वो सीआरपीएफ के, फिर आईटीबीपी, फिर बीएसएफ आता है। और वहीं हम स्टेट पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, सबसे ज्यादा डेथ अगर किसी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में हुई है तो वो छत्तीसगढ़, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका बेसिकली, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर, फिर कर्नाटका। ओके, देन अब ऑथर ने बताया कि हम लोग करते सेलिब्रेट है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी पुलिस ऑफिसर के साथ है, उनके पास इतनी सारी ड्यूटीज हैं, है ना, और वैसी ड्यूटीज है निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इवन दो उसके बाद भी हम उनको लो सैलरीज देते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत पुअर है, उनको हम बेसिक फैसिलिटीज से डिप्राइव करते हैं। ये चीज ऑथर ने बताई, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। और ये बताया गया कि जो 2003 में जिन्होंने एग्जाम दिया था और 2004 में जिनकी जॉब लगी थी, अब उन लोगों को पेंशन भी नहीं मिलेगी, है ना, ये चीज बताई गई। कैंटीन्स में कैंटीन जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये चीज बताया गया। और गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो एक्स्ट्रा एक्स ग्राटिया कंपनसेशन जो है वो 1 करोड़ से भी कम देती है। अगर इसकी डेथ हो जाए, जो विक्टिम्स की फैमिली है उनकी फैमिलीज को एक्स ग्राटिया कंपनसेशन भी बहुत कम मिलता है, 1 करोड़ से भी कम मिलता है। तो उस चीज को हमें अच्छे करने की जरूरत है, ये चीज ऑथर ने बताया, तो खुद पढ़ना, इजी है, बहुत इजी है ये। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज व्हाट हैपेंड। सो उत्तराखंड फ्लड में, उत्तराखंड की न्यूज हमने कल ही पढ़ी थी, उत्तराखंड फ्लड में अराउंड 64 लोगों की डेथ हो चुकी है। और होम मिनिस्ट्री ने ये रिप्लाई किया है कि भैया ये तो अच्छा हुआ कि 64 लोगों की डेथ हुई, टाइमली वार्निंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें बच चुकी हैं। दैट्स व्हाट होम मिनिस्ट्री सेड। आफ्टर 18 मंथ्स, 18 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फिजिकल हियरिंग को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जजेस जो है वो ग्लास पार्टीशन के पीछे बैठे, और स्टाफ जो है एक और ग्लास पार्टीशन लगा है स्टाफ के ऊपर, मतलब सब पे ग्लास पार्टीशन लगा हुआ है विद प्रॉपर नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हुई है आफ्टर 18 मंथ्स। सो स्टेट सेज, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सारी स्टेट्स को बोला है कि आप ई प्रिजन्स ऐप को यूज करिए, और ई प्रिजन को यूज करते हुए आपने जितने भी प्रिजनर्स को पैरोल पर रिलीज किया है उनको आप ट्रैक कर सकते हो। अब पैरोल होता क्या है? तो पैरोल का मतलब है कि आप प्रिजनर हो, एक होती है बेल। बेल का मतलब आप एक्यूज हो, कन्विक्टेड नहीं हुए, आप एक्यूज हो, जेल के अंदर हो, अरेस्ट कर रखा है, तो आप जब तक केस चल रहा है तब तक आपको, जब तक ट्रायल चल रहा है जब तक आपको बेल मिल जाएगी, बिफोर द फाइनल जजमेंट तक आपको बेल मिल सकती है। पैरोल मतलब आप कन्विक्टेड हो चुके हो, आप कन्विक्टेड हो चुके हो, आप पता है आपने क्राइम किया और आपको जेल हो चुकी है, और जेल में आपने बिहेवियर अच्छा दिखाया, जिसके चलते अथॉरिटीज जो होती हैं विथ गुड बिहेवियर विद सर्टेन कंडीशन आपको रिलीज कर देती हैं पैरोल पर। उसको बोलते हैं पैरोल, कि आपका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ बट आपका बिहेवियर अच्छा था, तो इसी के चलते कुछ कंडीशन आप पे इंपोज करे और रिलीज कर दिया। हाँ, अगर आप कंडीशंस को ब्रीच करोगे तो आपको फिर से प्रिजन में वापस आना पड़ेगा। तो वही चीज ऑथर ने बताई कि ई प्रिजनर्स जो है, ई प्रिजन जो है वो हमने ऐप बनाया है, और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अर्ज किया है सारे स्टेट्स को कि आप इस ऐप को यूज करें, और जिसके चलते आप जितने भी प्रिजनर्स को आपने पैरोल पर रिलीज किया है उनको आप ट्रैक कर पाएंगे। दैट्स अ न्यू सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट हैपेंड। सो एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। रीजन बीइंग क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो टेररिज्म को फंडिंग करती है, ठीक है, या ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि पाकिस्तान में टेररिज्म फंडिंग होती है। मूविंग फर्दर, सो अच्छा ये दोनों न्यूज जो है ना, ये वाली और ये वाली न्यूज और ये वाली न्यूज, ये बेसिकली बता रहा है कि 100 मिलियन डोज जो हमने 100 करोड़ डोज हमने जो अचीव कर लिया, माइलस्टोन को अचीव कर लिया, इसको लेकर 100 मॉन्यूमेंट्स, इंडिया में मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा ही हैं, तो 100 मॉन्यूमेंट्स को इल्यूमिनेट किया गया, मतलब उन पे बेसिकली इंडियन फ्लैग, और बेसिकली बताया गया कि वी हैव कंप्लीटेड दी 100 करोड़ वैक्सीन डोज माइलस्टोन। जैसे अभी इसमें से पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज कोनाक टेम्पल इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। मूविंग फर्दर, सो एक्सपर्ट्स ने बोला
देखो हुआ क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को 101 रैंक मिली, है ना। और 101 रैंक मिली, जिसके रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ने बोला कि जो इंडिकेटर्स लिए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने, कंपोनेंट जो लिए थे वो सही तरीके से नहीं लिए और डेटा गलत था। लेकिन वही एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट ने डेटा सही बताया, बट रियलिटी जो है वो रियलिटी कुछ गलत है। मतलब अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट डेटा में न्यूट्रिशन लेवल तो बहुत ऊपर है, लेकिन रियलिटी में न्यूट्रिशन लेवल इतना ऊपर नहीं है बच्चों की। अगर आप सही में जाके चेक करोगे, सर्वे करोगे तो नहीं है, ये चीज बताया। अब ये चीज वैसे हुई है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट फेल हुई है डेटा कलेक्ट करने में। इंडियन अथॉरिटीज, नॉट गवर्नमेंट, इंडियन अथॉरिटी फेल हुई डेटा कलेक्ट करने में। उन्होंने सिर्फ अपने प्रोग्राम के बेस पे बता दिया कि इतने बच्चों को, पर बच्चे को इतना न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो हुआ क्या, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, उनको सोशल मीडिया से बैन कर रखा है। रीजन भी क्योंकि यूएस कैपिटल हिल में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब ने, ट्विटर, सब ने सोशल मीडिया से, सब सब सोशल मीडिया कंपनीज ने उनको बैन कर दिया सोशल मीडिया में आने से। जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंस किया कि वी आई एम लॉन्चिंग द न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड द नेम ऑफ इज ट्रुथ। वो खुद का अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ट्रुथ। उनको बोला है कि जो टायरनी है सोशल मीडिया कंपनीज की, उनकी टायरनी को कम किया जाएगा। ओके, सो यूनाइटेड नेशन ने एक फंड ओपन किया है, दैट इज अबाउट द पीपल्स इकोनॉमी। और ये फंड में जो पैसा है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए यूज करेगा। और इस फंड में सबसे पहला जो नेशन है जिन्होंने फंडिंग करी है वो जर्मनी। तो जर्मनी हैज प्लेस्ड टू फंड अराउंड $58 million direct cash transfer to Afghans in the People's Economy Fund, which has been created by the United Nations. Moving further, सो एक रिपोर्ट निकल के आई, इस रिपोर्ट में बताया गया कि फाइजर और बायोनटेक की जो कोविड-19 बूस्टर डोज है उसकी हाई एफिशिएंसी है, एंड एफिशिएंसी इज अबाउट 95.6%। ये चीज बताया गया, एंड इंक्लूडिंग डेल्टा वेरिएंट को भी ये टारगेट करेगा। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई कोल और गैस के जो रिजर्व्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो हमें इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो अब प्रॉपर प्लानिंग तो यही हो सकता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग रिवाइव हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं। और दूसरा ये है क्योंकि हमें जो डिसरप्शन क्रिएट हुआ है कोविड-19 के समय, वो डिसरप्शन हटाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन सडन से किया जाए, ये चीज बताई गई। और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे तो एक ही तरीका है, अगर हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी कम करनी है तो वो यही है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करिए, सोलर पावर को यूज करिए। थर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, नॉट थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, हाइड्रो पावर प्लांट्स को, उनकी एफिशिएंसी को आप इंक्रीज करिए। मूविंग फर्दर, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।